Good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 4th of October 2024. Without getting delay, let's get started. हमारी आज की फर्स्ट न्यूज क्या कहती है? It's regarding caste bias segregation in prison violate dignity, says सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के साइड से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने प्रिजनर्स के बारे में बताया. होता क्या है, जब भी प्रिजनर्स फॉर एग्जाम्पल कन्विक्ट्स हो गए, एक्यूज्ड हो गए या कोई भी पर्सन जिसे कस्टडी में लिया गया है, प्रिजन के अंतर्गत उसकी डिटेलिंग के दौरान उनके कास्ट को भी लिखा जाता है. फिर जब वो प्रिजन के अंदर जाता है तो ऐसा देखा गया है कि इंडिया के में जो प्रिजन रूल्स हैं वो कास्ट बायसनेस को एड्रेस नहीं करते. मतलब कि प्रिजन्स के अंदर भी कास्ट को लेकर के प्रिजनर्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. कई बार हमने देखा है कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रहते थे, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, तब उन्होंने कुछ ट्राइब्स को डीनोटिफाइड ट्राइब्स का दर्जा दे दिया था. ऐसी ट्राइब्स जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमेशा झगड़ा करती थी, रिबेलियन करती थी, उन्हीं ट्राइब्स को लेकर के और अलग अलग ट्राइब्स को लेकर के प्रिजन्स के अंतर्गत देखा गया कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. सो सुप्रीम कोर्ट के साइड से एक स्टेटमेंट आया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 को इंश्योर करता है. हमें आर्टिकल 15 एक फंडामेंटल राइट देता है जो कि बोलता है डिस्क्रिमिनेशन, जो कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है. ना तो आप कास्ट, रिलीजन, सेक्स, किसी भी बेसिस पर आप एक पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो. सो इसी रिगार्डिंग आज की न्यूज आई है. होता क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना एक मैनुअल बना रखा है, 2016 का मैनुअल है जो कि प्रिजन रूल्स को बताता है. उस मैनुअल को फॉलो करते हुए स्टेट्स के और जो अलग अलग प्रिजन्स हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं. सो 2016 के मैनुअल में ही इस चीज को नहीं हटाया गया है. मतलब की जरूरत है कि जो हम एक मॉडल तैयार कर रखे हैं 2016 की रूल बुक के लिए, सो उसमें हमें हमारा जो एक कॉलम बना हुआ है जिसमें हम प्रिजनर्स की कास्ट को नोट डाउन करते हैं, उस कॉलम को हटाने की जरूरत है ताकि प्रिजन के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा सके. ये सब इन सब से क्या होता है, ना तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन बल्कि प्रिजन के अंतर्गत अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती हुई नजर आई है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 हमें इंश्योर करता है कि रिमूवल ऑफ द अनटचेबिलिटी, हमें हमारी सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को हटाना है. पूरी तरीके से प्रोहिबिशन है इस चीज का. इस चीज को हमारी गवर्नमेंट एक सिंगल लेवल का भी टॉलरेंस लेवल इसके लिए नहीं रख सकती है. क्यों? क्योंकि इंडिया इस तरह की कंट्री है जिसने अपने जो भी एंशियंट उससे इंडिया आगे बढ़ी तो कुछ प्रैक्टिसेस जो कि एक एज अ ह्यूमन भी इंटेरोगेटरी थी. आप किसी इंसान को टच करने से खुद को अपवित्र मान रहे हो, ये एक ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है. सो इस तरह की प्रैक्टिसेस को हटाने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप अपने जो मॉडल रूल बुक है 2016 का सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें अमेंडमेंट लाइए, उसमें से कास्ट वाला कॉलम हटा दीजिए और आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट्स के जो प्रिजन्स हैं जहाँ पे जो भी रूल्स फॉलो होते हैं उनमें भी अपडेट करके कास्ट वाला कॉलम हटाया जाए और प्रिजन के अंतर भी प्रिजनर्स को भी इस डिस्क्रिमिनेशन को सामना न करना पड़े. नेक्स्ट वन इज इंटर्नशिप्स टू ब्रिज जॉब मार्केट स्किल गैप, पायलट प्रोजेक्ट टेक्स ऑफ. बेसिकली यूनियन गवर्नमेंट ने एक अपना पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसके अंतर्गत वो बात कर रहे हैं स्किलिंग को बढ़ाने के लिए. हो क्या रहा है ना, इंडिया में थोड़ा सा एक गैप इस तरह से कि जो स्टूडेंट्स जो चीज पढ़ कर आते हैं अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में, वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतनी मिक्सअप होके काम नहीं करती है. कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल लाइफ और स्कूल के दौरान स्किल्स जो अचीव की जाती है उनमें एक गैप है. सो उस गैप को कम करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक अपनी स्कीम चलाई है जिसके तहत जो भी पर्सन है जो कि जॉब करना चाहता है, जो कि अपने आप को स्किलिंग करना चाहता है, सो उसे 1 साल की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी इंडस्ट्रीज में ही. उसमें क्या होगा कि जो पर्सन है वो
जॉब एंड स्किल दोनों अपग्रेड करेगा, मतलब कि वो अपनी जॉब के दौरान अपनी स्किल्स पर काम करेगा और उसकी स्किल इंप्रूव की जाएगी। सो ऐसा ही एक पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज मैरिटल रिलेशंस मस्ट बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम रेप प्रोविजंस, सेंटर टेल एपेक्स कोर्ट। बेसिकली इंडिया में इस चीज को लेकर के समय समय पर पीआईएल फाइल होती रही है, पीआईएल आती रही है। होता क्या है कि इंडिया में कई बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं मैरिटल रेप पर। मैरिटल रेप क्या होता है? रेप क्या होता है कि अगर आप किसी भी पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स एस्टैब्लिश कर रहे हो विदाउट कंसेंसस, तो उसे बोला जाता है रेप। उसी चीज को आप मैरिज के साथ कनेक्ट कर रहे हो कि अगर कोई दो पर्सन मैरिज के बॉन्ड में बंध चुके हैं, उसके बाद अगर उनके बीच विदाउट कंसेंसस फिजिकल रिलेशनशिप हो रहा है, तो इसको एज अ रेप कंसीडर किया जा रहा है। इसी के लिए कई सारी पेटिशंस फाइल की जा रही है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अभी प्रोविजन है, मतलब कि जो इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 में एग्जेप्शन दिया गया है, मतलब कि अगर कोई लड़की 15 ईयर से अबव की है और वो अगर किसी पर्सन के साथ मैरिटल बॉन्ड में कनेक्टेड है, मतलब कि उसकी मैरिज हो गई है, तो उसके बाद उन दोनों पर्सन्स के बीच के फिजिकल रिलेशनशिप को रेप के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना ये है अगर ये एग्जेप्शन हम हटा देंगे तो सोसाइटी में इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा केसेस सामने देखने को मिल सकते हैं। जो एक मैरिज का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसकी एक रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, केसेस हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। कुछ लोग इस चीज का मिसयूज करके अपने पार्टनर के खिलाफ कई बार इस तरह के एलिगेशंस लगाएंगे, उनको कोर्ट रूम तक लेकर आएंगे और कहीं ना कहीं होगा क्या, अल्टीमेटली कोर्ट में जो केसेस की पेंडेंसी है वो ऑलरेडी इतनी बड़ी हुई है, फिर ये एक्सेप्शन हटाने के बाद और भी पेंडेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये तो चलो ठीक है, एक लीगल वो हो गया, बट सबसे बड़ी बात सोसाइटी पर उठाई जा रही है कि अगर मैरिटल रेप का एक्सेप्शन हटाया गया तो सोसाइटी में जो एक नॉर्म्स हैं उन पर क्वेश्चन उठने लगेंगे, सोसाइटी अपना उतना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी। सो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एपेक्स कोर्ट को बताया कि मैरिटल रिलेशंस के अंतर्गत जो रेप प्रोविजन है, मतलब कि अगर कोई पर्सन मैरिज के बॉन्ड में बंध चुका है और 15 साल से ऊपर का है, तो उस चीज को आप एज अ मैरिटल रेप कंसीडर नहीं करिए। इंडिया में ऑलरेडी ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि इस चीज को डील करने के लिए बनाए जा चुके हैं। उसके बाद अपन इस तरह से अगर प्रोविजन को हटा देंगे तो सोसाइटी में एक अनरेस्ट टाइप का माहौल देखने को मिल सकता है। Next one is leopard population in Odisha's forest jumps by 22% to 696 in 2 years. बेसिकली लेपर्ड की पॉपुलेशन को लेकर के ये डेटा आया है एनटीसीए, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये लेपर्ड की पॉपुलेशन को काउंट करती है। इस बॉडी ने बताया कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने अपना 22% जंप, उड़ीसा में 22% जंप देखने को मिल रहा है लेपर्ड्स की पॉपुलेशन में। पहले लेपर्ड की पॉपुलेशन 597 समथिंग थी, जो जंप करके 696 तक पहुंच गई है 2 साल के टाइम पीरियड में। मतलब कि 2022 और 2024 के डेटा को कंपेयर करके बताया गया। उसके पीछे का रीजन ये है, पहला तो फॉरेस्ट कवर, मतलब कि उड़ीसा का अप्रोक्स 33.34% जो एरिया है वो अंडर फॉरेस्ट आता है, वहां पे फॉरेस्ट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, वहां पे रीजन को प्रोटेक्टेड एरिया के अंतर्गत रखा है। पहला तो सिमलीपाल नेशनल पार्क बनाया गया है, दूसरा उस सिमलीपाल नेशनल पार्क से 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी कनेक्ट कर दिया गया है। इससे क्या है, लेपर्ड्स के मूवमेंट के लिए बहुत बड़ा रीजन मिल गया, वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। खाने पीने के लिए उनको एक तरह से एक प्रॉपर इकोसिस्टम मिल गया जिसमें लेपर्ड की पॉपुलेशन हमें बढ़ती हुई नजर आई। नेक्स्ट वन इज एन ऑब्सेशन विथ रैंकिंग इज हार्मिंग इंडियाज यूनिवर्सिटी। इस पूरे एडिटोरियल में रैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए गए। होता क्या है ना, एजुकेशन में जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल, सिमिलरली एजुकेशन में 2 पहलू बताए गए,
एक है रिसर्च, दूसरा टीचिंग। रिसर्च मतलब कि होता है नए नॉलेज को खोज करना, नए नॉलेज के बारे में बताना। टीचिंग होता है कि जो ऑलरेडी नॉलेज आपके पास है वो आप अपनी जनता तक, अपने इंडिया के सिटीजन्स तक कैसे पहुंचाओगे। सो जो ग्लोब लेवल पर रैंकिंग होती है उसमें सिक्के के दोनों पहलू पर अटेंशन नहीं दिया जाता है। देखा जाए तो उस ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम में सिर्फ रिसर्च पेपर के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। कौन सी यूनिवर्सिटी कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रही है, कौन से जर्नल में पब्लिश कर रही है, उसके व्यूअर्स कितने हैं, इस हिसाब से यूनिवर्सिटीज को ग्लोबल लेवल पर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। सो जो ये मैकेनिज्म है ना, ये कहीं ना कहीं डेरोगेटरी है। डेरोगेटरी इन द सेंस ये हमारे लिए एज अ डिसएडवांटेज काम कर रहा है। इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में दौड़ रही हैं। रैंकिंग इम्प्रूव करने में क्या कर रही हैं, वो अपना मेन मुद्दा जो है कि इंडिया के सिटीजन्स को पढ़ाने का मुद्दा, इंडिया के सिटीजन्स को अवेयर करना, उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, इसको छोड़ करके अपने जितने भी उनके फैकल्टीज हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको इस मुद्दे पर फोकस करने को बोल रही हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स लिखिए, रिसर्च पेपर्स लिखिए, उनको पब्लिश करिए, अपनी रीच बढ़ाइए। इंडियन यूनिवर्सिटीज इस चीज पर ज्यादा फोकस कर रही है। इससे क्या होगा कि ग्लोबली आपकी रैंकिंग सुधरेगी, आपको ग्लोबली फंड मिलेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अल्टीमेटली आपकी रैंक सुधरेगी। सो इन चीज से क्या हो रहा है कि इंडिया के जो आने वाले सिटीजन्स हैं, जो हमारे फ्यूचर है, जो इंडिया के लिए एज अ एसेट वर्क करेंगे, सो उनकी क्वालिटी कम होती हुई नजर आ रही है। सो इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि रैंकिंग सिस्टम को बदलने की जरूरत है। उसमें जो शिक्षा का सिर्फ एक पहलू है रिसर्च, उसको फोकस ना किया जाए, बल्कि जो दूसरा पहलू है टीचिंग का, उसको लेकर के रैंकिंग प्रोवाइड की जाए कि किसी यूनिवर्सिटी में कितने अच्छे मेंटोर हैं, कितनी अच्छी टीचिंग टेक्निक्स हैं, किस तरह से जो वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनका किस तरह से ग्रूमिंग किया जा रहा है, इस बात पर फोकस करने की जरूरत है। ऐसा भी बोला गया है कि कोई टीचर, कोई प्रोफेसर कितने रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा है, इससे ये आप नहीं जज कर पा रहे हो, ये आप नहीं जज कर सकते कि उसकी टीचिंग स्किल्स कैसी हैं। मतलब कि सपोज कोई पर्सन रिसर्च करने में बहुत अच्छा है, वो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश कर रहा है, सो इससे क्या हमें पता चल जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये तो तब पता चलेगा ना कि आने वाले समय में उस यूनिवर्सिटी के बच्चे कहाँ कहाँ प्लेस्ड हो गए, क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो हमें जरूरत है हम अपने रैंकिंग सिस्टम को सुधारें, और जो इंडियन यूनिवर्सिटीज का मेन एम है इंडियन सिटीजन्स को शिक्षा देना, उस तरफ अपना एजेंडा डाइवर्ट करें। देन नेक्स्ट वन इज व्हाई इटली मैटर्स टू इंडिया। इस एडिटोरियल में इंडिया और इटली के बारे में फोकस किया गया है। बेसिकली हमारे लिए जो अभी का सिनेरियो है, जितना ग्लोबल चीजें डिस्टर्ब्ड है, यूक्रेन का इशू हो गया, रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेट कर दिया, इसराइल और लेबनान की बात हो गई, ईरान और इसराइल की बात हो गई, इन सब के तहत ग्लोबल टेंशंस बढ़ी हुई हैं। इसी बीच देखा जाए तो इटली और इंडिया एक अच्छे बायलैटरल टाइज की तरफ बढ़ रहे हैं। 2023 में दोनों ने अपने टाइज को डीपेंड करने की बात की थी। ईयू के साइड से देखा जाए तो पूरे यूरोपियन यूनियन में इटली का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो इंडिया के लिए एज अ काउंट किया जाए तो इंडिया के लिए इटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सेकेंड थिंग, डिफेंस के मैटर में भी इटली बहुत आगे है। पूरे ईयू में सेकेंड नंबर पर उसके पास नेवल फोर्सेस अवेलेबल है। अब बात करें ट्रेड की, तो इटली अपना मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड मेडिटेरियन सी से कंटिन्यू करता है। सो इटली चाहता है कि इंडिया और इटली दोनों मिलकर सेफ, सिक्योर और ओपन मेडिटेरियन सी को एंश्योर करे। क्यों? क्योंकि उसका मेजर ऑफ ट्रेड्स कहाँ से कंडक्ट होता है? मेडिटेरियन सी से। तो इस एडिटोरियल में बेसिकली इटली और इंडिया के बारे में बताया गया है कि दोनों के रिलेशंस, चाहे ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, पीपल टू पीपल टाई हो गया, हर एक सेक्टर में बहुत बेहतर वर्क कर रहे हैं।
जरूरत है कि हम उसे और भी ज्यादा गहरे करें और अपने स्मूदन करें हमारे बायलैटरल टाइज को इटली के साथ। नेक्स्ट वन इज ऑन सिपकोट तमिलनाडु इंडस्ट्रीज। बेसिकली सिपकोट क्या होता है? सिपकोट है स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु। बेसिकली होता क्या है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपना एक प्रोग्राम चलाया जिसे बोला गया सिपकोट। सिपकोट को 1971 में स्टार्ट किया गया। इसके तहत क्या करता है, तमिलनाडु स्पेसिफिक रीजन्स को, जैसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं ना, वैसे ही तमिलनाडु सिपकोट्स बनाता है एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को अपने रीजन में प्रमोट करने के लिए तमिलनाडु डेजिग्नेटेड एरियाज में सिपकोट्स बना देता है। पहले तो तमिलनाडु ने इसको सेक्टर स्पेसिफिक कर दिया था, फिर उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में, पहले जैसे तमिलनाडु में रानीखेत एरिया हो गया, खुंगसुर एरिया हो गया, अलग अलग एरियाज में तमिलनाडु ने सिपकोट्स बनाए। उसके बाद अलग अलग सेक्टर्स में बनाने लगा, ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रिसिटी में, मिनरल्स एंड में, पावर्स में, हर एक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु ने सिपकोट बनाना शुरू किया। सिपकोट बनाने से बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो अच्छा परफॉर्म करने लगी। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट अच्छा होने लगा। साथ के साथ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि जो सिपकोट है, जो वो स्पेशल जोन है, वहां पर इंडस्ट्रियल वर्कर्स को उन्होंने फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। सस्टेनेबल हैबिटेशन मतलब कि रहने के लिए अच्छी खासी जगह, वाटर की फैसिलिटी हो गई, मतलब एक जीवन यापन के लिए जो एक बेसिक फैसिलिटी रहती है वो उन रीजन्स में इंश्योर कर दी गई। सो इससे क्या हुआ, लेबर्स को भी एक कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन मिला कि जब वहां पे हमें सब कुछ मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, फैसिलिटी भी मिल रही है, तो क्यों ना हम सिपकोट की तरफ शिफ्ट हुए। सो एक रनिंग इंजन की तरह तमिलनाडु की इकोनॉमी के लिए सिपकोट ने एक रनिंग इंजन की तरह वर्क किया। वहां पर एमएसएमई सेक्टर हो गया, मीडियम इंडस्ट्रीज हो गई, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गई या लार्ज इंडस्ट्रीज हो गई, हर इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। उसके पीछे का रीजन देखा गया सिपकोट को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन 2.0। बेसिकली हमने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया। पहले हमारा एम था जो रीजन्स हैं उनको ओपन डेफिकेशन से बंद करना, विलेजेस में जो ओपन डेफिकेशन होता है उसे रोकना और अपने विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर करना। हमने 2020 तक में वो अपना टारगेट अचीव किया। उसके बाद 2021 में गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया। इसके तहत फोकस करने की बात है कि अब हम अपने वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे। देखा गया कि इंडिया में वेस्ट को मैनेज करने के लिए प्रॉपर साइंटिफिकली चीजें नहीं अडॉप्ट की जाती हैं, टेक्नोलॉजीज को नहीं अडॉप्ट किया जाता है। होता क्या है कि सिटीज के आउटस्कर्ट्स में लैंड पिट्स या फिर सीवेज के कचरे के माउंटेन बना दिए जाते हैं। बट देखा गया पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, सिटी का रीच थोड़ा बढ़ रहा है, सिटी एक्सपेंड कर रहा है। इस एक्सपेंशन के तहत क्या हुआ, लोग उस सीवेज के कांटेक्ट में आने लगे। उससे क्या हुआ, जो गैस होती है जो हमारे लिए हार्मफुल रहती है वो गैस ह्यूमन बॉडी में एंटर करने लगी। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमने कचरे के ढेर लगा रखे, उससे क्या होगा, गैसेस रिलीज होंगी, फॉर एग्जाम्पल मीथेन या अलग कोई भी हार्मफुल गैस रिलीज होगी। उसके बाद जब ह्यूमन बॉडी उसको कंज्यूम करेगी तो देखा गया कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम और ह्यूमन का सिस्टम कहीं ना कहीं उसके हेल्थ पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2020-21 से हमने हमारा स्वच्छ भारत मिशन 2.0 स्टार्ट किया। इसके तहत हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि कैसे इंडिया के सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाए साइंटिफिकली तरीके से, ताकि वो ह्यूमन बींग्स के लिए इस तरह से हार्मफुल ना हो। इसकी अगर इंडेक्स देखी जाए तो तमिलनाडु पहले नंबर पे, गुजरात ने 75% इस तरह के लैंड होल्स को और
इस कचरे के ढेर को ठीक ठाक मैनेज करने में पहले नंबर पर गुजरात वर्क कर रहा है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु वर्क कर रहा है। नेक्स्ट वन इज जयशंकर टू मीट डिजन याके टुडे। बेसिकली श्रीलंका में प्रेसिडेंट हुए, वहां के नए प्रेसिडेंट डिजन याके सामने आए हैं। उन्हीं के साथ हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, उनकी मीटिंग होने वाली है। इस दौरान वो लोग अलग अलग एजेंडाज पर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है श्रीलंका में रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या अडानी ग्रुप ने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन सब इन्वेस्टमेंट को जो अभी की नई गवर्नमेंट है वो किस हिसाब से देख रही है, क्या वो उसको कंटिन्यू करना चाहती है या क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, इन सब चीजों पर डिस्कशन किया जाएगा। साथ के साथ तमिलियंस के इशू पर, मतलब कि जो श्रीलंका है वहां पर तमिलनाडु की कम्युनिटी तमिल्स भी रहते हैं। कई बार उन पर उनकी जो सिचुएशन है वो उतनी नॉर्मलाइज नहीं है, सो उनके क्वेश्चन पर भी पूछा जाएगा कि आने वाले समय पर गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी रहने वाली है, क्या ये प्रो तमिलियंस रहेगी, क्या वो तमिल के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे या फिर सिचुएशन और भी बुरी होने वाली है। सो मीटिंग के पॉइंटर्स आने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम उसे भी और डेप्थ में डिस्कस कर लेंगे। Next one is Indian push needed to end AIDS as a global health threat by 2030 UNAIDS। UNAIDS एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि एड्स को हमारा जो टारगेट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बना रखे हमने, उसके अंतर्गत हेल्थ के लिए हमने 2030 तक टारगेट रखा है कि हम 2030 तक एड्स को ग्लोबल हेल्थ से हटा देंगे। हम एड्स को हटाने की बात करें, पहले समझते हैं एड्स क्या होता है। एड्स को एचआईवी एड्स बोला जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो कि ह्यूमन बॉडी में अगर एंटर कर जाता है तो ह्यूमन बीइंग की इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। मतलब कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स तो हीमोग्लोबिन को कैरी करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे लिए एज अ रक्षा कवच रहते हैं। मतलब कि कोई भी डिसीज, कोई भी वायरस अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उससे लड़ने के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है उसे बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का एक पार्ट होता है टी सेल्स, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो होता क्या है ना कि अगर एचआईवी का वायरस ह्यूमन बॉडी में चला गया, सो वो एचआईवी का वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि खुद को ही रेप्लिकेट करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाएगा, हमारे टी सेल्स को, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक करेगा। सो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स खत्म होने के बाद हमारी इम्यून बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो इसी को कहते हैं एड्स, और एड्स से ही लड़ने के लिए हमने टारगेट्स बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अवेयरनेस फैलाते हैं, उसका प्रॉपर एआरटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। इंडिया ने मिशन सनराइज लॉन्च कर रखा है, मिशन सनराइज के तहत हम एड्स खत्म करने की बात कर रहे हैं। अनएड्स के साइड से एक स्टेटमेंट आया, उनका कहना ये है कि इंडिया को एड्स ग्लोबल हेल्थ थ्रेट को, मतलब 2030 तक एड्स को हटाने के लिए इंडिया को पुश करने की जरूरत है, इंडिया को अपने एफर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट इज all agri sector initiatives brought under two new schemes, states to implement them। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट दो स्कीम्स की बात कर रही है। फर्स्ट वन इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड द सेकेंड वन इज कृषोन्नति योजना। हम सब जानते हैं, आए दिन हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च कर दी, इसके तहत ये फूड सिक्योरिटी के लिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए, फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए, फूड की इंश्योरेंस के लिए, मतलब कि गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करती है। अलग अलग स्कीम लॉन्च करने से क्या हुआ है कि डुप्लीकेशन हो गया है। स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हमारे सामने आ गई हैं जिनका एक ही एम है,
सो ऐसे में क्या होता है, जब मल्टीपल चीजें अवेलेबल रहती है ना, सो इंसान फोकस रूप से काम नहीं कर सकता है, वो कंफ्यूज होता है। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, एफर्ट्स को चैनलाइज करने के लिए, एक सही डायरेक्शन में सारे एफर्ट्स काम करें, इस चीज को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने 2 स्कीम अनाउंस की है। दैट इज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सेकेंड वन इज कृषोन्नति योजना। इन दोनों स्कीम्स के अंतर्गत सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स को सब्ज्यूम कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्कीम्स एमएसपी की बात करती है, फार्मर्स की सिक्योरिटी की बात करती है, फार्मर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की बात करती है। इन सारी तरह की स्कीम्स को सब्ज्यूम किया जाएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। और कुछ स्कीम्स बात करती है सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर के, इरिगेशन को लेकर के। सो उन स्कीम्स को सब्ज्यूम कर दिया जाएगा कृषि योजना के अंतर्गत। साथ के साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स। बेसिकली ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें ऑयल प्रोडक्शन में मदद कर सकते हैं। सो ऑयल सीड्स के डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए एडिबल ऑयल्स में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एक नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। इसके लिए उन्होंने फंड एलोकेट भी किया और बात की है कि आने वाले समय में हम 2024 से हमने ये मिशन स्टार्ट किया है, 2030-31 तक हम अपने मिशन को अचीव कर लेंगे। इंडिया में ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ा लिया जाएगा, साथ के साथ हम उस टाइम तक सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे रिगार्डिंग ऑयल सीड्स। Next one is farmers earn less than 40% of price paid for fruits, vegetables, RBI पेपर। आरबीआई के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया गया जिसके तहत उन्होंने बताया कि फार्मर्स, जैसे कि एक सप्लाई चेन होती है, मान लो मैं फार्मर हूं, मैं प्रोड्यूसर हूं, प्रोड्यूसर से लेकर के एंड कंज्यूमर तक जो भी जितने भी हैंड्स में एक कमोडिटी ट्रेवल करती है वो पूरी सप्लाई चेन का पार्ट बन जाते हैं। सो अगर वेजिटेबल गुड्स देखा जाए, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, या फार्मर का कोई प्रोड्यूस हो गया, सो इसमें देखा गया है कि फार्मर तक इनकम का सिर्फ 40% ही पहुंच पा रहा है। बाकी जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं जो मीडियरीज है, जो मिडिल मैन है, वो उस पैसे को बीच में ही खा ले रहे हैं, मतलब कि अपने प्रॉफिट को एनहेंस कर दे रहे हैं और पूरा जो प्रॉफिट है वो फार्मर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। ऐसा आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया गया है। इस तरह के डेटा को आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका मेंस आंसर और एनरिच दिखेगा और आपको और भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज Hezbollah's intel headquarter hit at Israel's ground rates continue। कुछ दिनों से कंटिन्यू इसराइल ईरान के बारे में न्यूज आ रही है। कभी हिजबुल्ला इसराइल को अटैक कर रहा है, कभी ईरान अटैक कर रहा है। तो हमारे लिए मिनट मिनट की रिपोर्ट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर एक मिनट में किसने किस पर अटैक किया, कितने लोग मरे, किस रीजन पर अटैक हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के हिसाब से। यूपीएससी के हिसाब से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसराइल और ईरान को समझना। सो एज अ स्टोरी मैं आपको समझ रही हूँ, उसको नोट करने के बजाय आप मेरी स्टोरी पर ज्यादा फोकस करना। शुरू करते हैं। 1948 से लेकर 1978 तक के टाइम पीरियड को देखते हैं पहले। इस टाइम पीरियड के दौरान इसराइल और ईरान के रिलेशंस बहुत अच्छे थे। जब इसराइल कंट्री बना था ना, तो ईरान पहला देश था जिसने इसराइल को एज अ कंट्री कंसीडर किया कि हाँ, एक इसराइल नाम की कंट्री एग्जिस्ट करती है। मतलब कि दोनों कंट्रीज के बीच में उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनने लगे, टाइज एस्टेब्लिश होने लगे, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे। मतलब कि दोनों कंट्रीज म्यूचुअल बेनिफिशियल थे एक दूसरे के लिए। उस टाइम पर इसराइल का भी मानना ऐसा था, इसराइल अपनी पेरीफेरी थ्योरी पर बात करता था। पेरीफेरी थ्योरी को हम समझ सकते हैं चाणक्य के द्वारा मित्र वाली रणनीति को। जैसे चाणक्य ने बताया था ना कि शत्रु का शत्रु हमारा मित्र, वही थ्योरी इसराइल भी अपनाता था। इसराइल अपने आप को
सेफ नहीं महसूस करता था। वो पूरे अरब कंट्रीज के उसके आसपास चारों तरफ अरब कंट्रीज थी जो उसके फेवर में नहीं थी। सिमिलरली ईरान का भी कॉन्सेप्ट था। ईरान पहले बहुत ही लिबरल था, उसे भी अरब कंट्रीज के साथ उसने भी कोलैबोरेट नहीं किया था, वो भी अरब कंट्रीज को अपने फेवर में नहीं मानता था। सो इसी के रिगार्डिंग इसराइल और ईरान दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। साथ के साथ शुरू से ही इसराइल को अमेरिका ने सपोर्ट किया है। उस टाइम पर ईरान भी प्रो वेस्टर्न कंट्री था, मतलब कि उसके भी अमेरिका के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। उसके बाद 1979 में ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ, ईरानियन रिवॉल्यूशन, जिसके लीडर थे खमैनी जी। उन्होंने जो उनकी पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं रेडिकल थी, वो एंटी वेस्ट हो गए, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें पसंद नहीं आती थी। उनका मानना ये था कि वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट थे। कुल मिलाकर वो एंटी वेस्ट हो गए। किसकी बात कर रही हूं मैं? ईरान की। ईरान एंटी वेस्ट हो गया। चूंकि इसराइल की और वेस्टर्न कंट्रीज यूएसए की बॉन्डिंग अच्छी थी, सो हुआ क्या, अल्टीमेटली ईरान और इसराइल की भी बॉन्डिंग खराब होने लगी। इसके साथ साथ बात करें तो धीरे धीरे ईरान ने अपनी शिफ्टिंग स्टार्ट की। ईरान जिहाद की तरफ आगे बढ़ने लगा। ईरान ने लेबनान में जो हिजबुल्लाह ग्रुप है उसको बैकिंग प्रोवाइड की, उसको प्रमोट करने लगा। ईरान एंटी इजराइल पॉलिसीज की तरफ आगे बढ़ने लगा। ईरान बाकी अरब नेशंस के साथ कोलैब करने लगा और इजराइल के खिलाफ साजिशें रचने लगा। ऐसा हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्टेंसेस बढ़ने लगे। फिर 1988 जब ईरान वॉर लड़ रहा था, ईरान में जब वॉर होने लगे, सो उस दौरान इसराइल ने ईरान की मदद की। इसराइल ने डिफेंस से रिलेटेड चीजें ईरान को प्रोवाइड की। लेकिन फिर ईरान ने इस वॉर को देखते हुए अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी सामने लाई। ईरान अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री बनाने की कोशिश करने लगा। इस चीज से इसराइल को दिक्कत होने लगी। इसराइल और ईरान के बीच में फिर से डिस्टेंस आने लगी। तो इसी चीज को लेकर के दोनों कंट्रीज के बीच में अब डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। सो अभी की सिनेरियो देखा जाए, करंट सिनेरियो, तो इसराइल अपने आप को अपने आसपास के नेशंस के साथ डिप्लोमेटिक टाइज डेवलप कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब्राहम अकॉर्ड 2020 में सूडान, मोरक्को, इन सब के साथ मिलकर इसराइल ने अपने रिलेशंस बेहतर बनाने की कोशिश की। सो अभी के समय में हो क्या रहा है ना, ईरान इस चीज से चिढ़ रहा है। ईरान को इनसिक्योर फील हो रहा है कि इसराइल नेशंस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहा है, इसराइल कंट्रीज के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहा है। सो इससे ईरान की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, ईरान इनसिक्योर फील हो रहा है। इसी चीजों को लेकर के करंट सिनेरियो में ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं। ईरान बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के सदर्न पार्ट में स्टैब्लिश्ड एक ग्रुप है जो कि इसराइल पर अटैक करता है। सो ईरान उसको बैकिंग प्रोवाइड कर रहा है, ईरान उसे चीजें प्रोवाइड कर रहा है इसराइल पर अटैक करने के लिए। सो इसी रिगार्डिंग दोनों कंट्रीज के बीच में फिर से टेंशंस बनी हुई है। सो हमारे लिए मिनट टू मिनट की रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज मैंने एक्सप्लेन की वो इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम। बेसिकली मैंने बताया यूनियन गवर्नमेंट ने अपना एक इनिशिएटिव, अपना एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें हम बात करें एडिबल ऑयल्स को बढ़ाने की। मस्टर्ड हो गया, सोयाबीन हो गया और भी ऐसे सीड्स हो गए जो कि हमें ऑयल प्रोडक्शन में मदद करते हैं। सो हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक अपने इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर रखेंगे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान निकोबार पर फोकस किया जा रहा है। वो रीजन जो है वो पाम ऑयल के लिए बहुत ही कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन है, मतलब कि उस रीजन में हम पाम ऑयल को बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अन्ना दर्पण। अन्ना दर्पण एक पोर्टल है जो कि एफसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ज्वाइन किया गया एक पोर्टल है जिसमें हम
इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। दिस सिस्टम विल बी डिजाइन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बाय क्रिएटिंग एन इंटरैक्टिव एंड यूजर फ्रेंडली डिजाइन। इस प्रोजेक्ट के तहत हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट को और भी इनहेंस करने की बात कर रहे हैं। It will also enable data-driven decision making by leveraging data analytics to support strategic and operational decision. Basically, फूड के सप्लाई चेन को मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, उस सप्लाई चेन को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए वहाँ पर जब किसी को अपना कोई डिसीजन उठाना रहता है तो उस डिसीजन को उठाने के लिए डेटा की बैकिंग प्रोवाइड करने के लिए हमने अन्ना दर्पण पोर्टल लॉन्च किया है। पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अन्ना दर्पण एफसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है जो कि सप्लाई चेन को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने की बात कर रहा है। देन भारत जैन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भारत जैन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये बात कर रहा है मल्टी मॉडल मल्टी लैंग्वेज की, मतलब कि अलग अलग जो मॉडल्स रहते हैं उनको मल्टी लैंग्वेज में, लार्ज मल्टी लैंग्वेज में प्रमोट करने की बात करने के लिए हमने भारत जैन पोर्टल लॉन्च किया है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है। नेक्स्ट वन इज हनी बैजर। हनी बैजर एक स्पीशीज है जिसका फोटो आप देख सकते हैं। रिसेंटली उत्तराखंड के तराई रीजन में इन्हें देखा गया है। हालांकि ये एक ओमनिवोरस मतलब जो दोनों चीजों पर निर्भर रहता है, वो इस टाइप का मैमल है, नॉक्टोरल मैमल है। बात करें तो ये अफ्रीका और एशिया दोनों जगह पाया जाता है। इंडिया की बात करें तो हमने रिसेंटली इन्हें उत्तराखंड में देखा है। अदर रीजन्स की बात करें तो बनेरघट्टा नेशनल पार्क इन कर्नाटका, चिल्का लेगून इन उड़ीसा एंड तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। इन रीजन्स में हनी बैजर को देखा गया है। ये लीस्ट कंसर्न की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट वन इज एमपीसी। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई एमपीसी को अपॉइंट किया है। एमपीसी क्या है? मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। ये एक कमेटी है जो कि 6 मेंबर्स की रहती है, जिसमें से 3 मेंबर्स आरबीआई के ऑफिसर्स रहते हैं, 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हमने आरबीआई एक्ट की सेक्शन 45ZB के तहत एमपीसी कमेटी को गठित करते हैं। एमपीसी कमेटी का मेन काम क्या है? रेपो रेट, बेंचमार्क को डिसाइड करना। इंडिया में आरबीआई को हमने ये काम सौंप रखा है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने का। मतलब कि आरबीआई को अभी की गाइडलाइन के हिसाब से देखा जाए तो ±4% तक ही इन्फ्लेशन रखना है। मतलब कि एक ब्रैकेट बनाया गया है 2% से 6% तक के बीच का। इस ब्रैकेट के बीच ही आरबीआई टारगेट करता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन मेंटेन रहे। सो इस इन्फ्लेशन को मेंटेन रखने के लिए आरबीआई रेपो रेट्स डिसाइड करता है, बेंचमार्क डिसाइड करता है कि आखिर किस रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसे प्रोवाइड करेगा। इसे बोला जाता है रेपो रेट। सो जो एमपीसी है वो इस रेपो रेट को डिसाइड करती है और इसके रिकमेंडेशंस बाइंडिंग रहते हैं आरबीआई के ऊपर। कोरम की बात करें तो कोई भी मीटिंग करने के पहले 4 मेंबर्स का कोरम मतलब कि एक मिनिमम मेंबर्स का ग्रुप जितना प्रेजेंट होने के बाद ही मीटिंग को स्टार्ट किया जा सकता है। सो 4 मेंबर्स का कोरम है, मतलब कि जब तक 6 में से 4 मेंबर नहीं आ जाते कमेटी काम नहीं करती है। नेक्स्ट वन इज धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। बेसिकली झारखंड में ये अभियान स्टार्ट किया गया है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशंस के वेलफेयर के लिए बात कर रहा है। इसके तहत हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, स्किल्स प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं ट्राइबल पॉपुलेशन के लोगों को। ये हमने झारखंड में स्टार्ट किया है उसी तर्ज पर जैसे कि हमने सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान चलाया है। मतलब कि जैसे जनजातियों के पीवीटीजीज के वेलफेयर के लिए हमने सेंट्रल लेवल पर पीएम जनमन योजना स्टार्ट की है, वैसे ही झारखंड में हमने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया है। बेसिकली पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड, जो झारखंड के फ्रीडम फाइटर हैं बिरसा मुंडा, उनको वहां पर धरती आबा बोला जाता है। उन्हीं के नाम पर हमने ये अभियान स्टार्ट किया है। देन बात करते हैं 5th स्केड्यूल की। कल मैंने बहुत डेप्थ में 5th और 6th स्केड्यूल को समझाया था। आज मैं सिर्फ 5th
स्केड्यूल का रिवीजन करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि दोनों को एक साथ पढ़ने से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। सो फिफ्थ स्केड्यूल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रीजन्स के स्पेसिफिक, ऐसे रीजन्स जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, तो वहां पर जरूरत है कि हम वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे गवर्नमेंट स्पेशल तरीके से करें। सो इंडिया में 4 स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 स्टेट्स को छोड़कर पूरे इंडिया में जहां भी स्केड्यूल्ड ट्राइब के लोग रहते हैं या जहां पर भी स्केड्यूल्ड एरियाज हैं, उनके गवर्नेंस के जो प्रोविजन है वो स्केड्यूल 5 में मेंशन किए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 244 प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट किसी भी रीजन को स्पेसिफाई कर सकता है कि ये रीजन स्केड्यूल्ड एरिया है। अब बात करते हैं उसके गवर्नेंस की। स्केड्यूल्ड एरिया के गवर्नेंस के लिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है। इस काउंसिल में 20 मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से 3/4 मेंबर्स स्केड्यूल्ड ट्राइब के ही होने चाहिए। अब इसका नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी मतलब कि जो इसकी रिकमेंडेशंस होंगी वो एडवाइजरी इन नेचर होंगी। स्टेट के लॉज हो गए, सेंटर के लॉज हो गए, ये सारे इन रीजन्स में एप्लीकेबल होते हैं। गवर्नर जो रहता है उस रीजन का, वो थोड़ा इन लॉज को मॉडिफाई कर सकता है। मतलब कि गवर्नर की परमिशन के बाद सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लॉज स्केड्यूल्ड एरियाज में लगाए जा सकते हैं, मतलब इम्प्लाई किए जा सकते हैं। अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो किसी भी एरिया को स्केड्यूल एरिया डिक्लेयर करने के लिए वहां की ट्राइबल पॉपुलेशन, साइज, एरिया और उनका नेचर की क्या वो अंडर डेवलप्ड आते हैं, इस तरह की चीजों को कंसीडर करके प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं आर्टिकल 244 के तहत कि कौन सा एरिया स्केड्यूल्ड एरिया होगा। और उनके गवर्नेंस के लिए हम ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं, जो कि 20 मेंबर की एक बॉडी है। This was all about today. Thank you so much. Hope you all liked the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। डिस्क्रिप्शन में हमारी इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम पेज और यूट्यूब चैनल की लिंक्स अवेलेबल है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जैक्ट आईएएस में ही मिलेगी। सो थैंक यू सो मच।